संडे का दिन लेक्चर 7-8 का हमारा का टाइम रहता है। आज 5:30 बजे कौन सी जगह एलसीआर सर वीडियो से भी नहीं समझेगा एलसीआर नहीं समझेगा वीडियो से भी एलसीआर कंफ्यूजिंग टॉपिक एलसीआर जब तक किसी को भी एलसीआर क्लियर नहीं उसको एलसीआर आएगा ही नहीं। हमें इंडिविजुअल एलसीआर क्लियर नहीं है तो उसको एलसीआर आएगा ही नहीं। सब साल के ऊपर यहाँ पे आधे लोगों को सर के ऊपर जाने वाला आधे ज़्यादा को सर के ऊपर जाना कहाँ इतनी इमरजेंसी घूमने जाना है ना घूमने के लिए मेरे को जाने का हाँ ऐसा इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। अभी देखो यहाँ पे हमने देखा था जो आई नॉट है वो ई नॉट बाय ओमेगा एल। अच्छा ये हमने देखा नहीं था ये इक्वेशन बन के आई इसका सेकेंड लास्ट टाइम हमारे पास बन के आया। हमने क्या बोला कि इसको एनालॉगस करते हैं इसके साथ। तो रेजिस्टर वाले सर्किट में जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं वो आर होता है। तो इंडक्टर वाले सर्किट में जिसको हम इंडक्टेंस बोलेंगे वो ओमेगा एल। क्या बोलेंगे ओमेगा एल। इसीलिए इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हमने एक्सएल बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है एक्सएल। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्सएल। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्सएल समझे। अब एक्सएल की फॉर्मूला ओमेगा एल। इसको फर्दर अगर तोड़ूंगा मैं तो एक्सएल बन जाता है 2 पाई एफ। ओमेगा इज 2 पाई एन। ऑसिलेशंस करते हैं तो एन लिखते हैं लेकिन जब करंट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ लिखते हैं। इसीलिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का लिखी थी मैंने याद है ठीक है। तो 2 पाई एफ और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल। क्या हो जाएगा एल। ये इसका अलग फॉर्म। अब देख 2-3 प्रैक्टिकल चीजें। डीसी करंट ले। अब डीसी करंट में जो साइन वेव है वो होती नहीं है। डीसी देखो एसी ये है। एसी को अगर बच्चों की भाषा में याद रखना है तो करंट नो करंट करंट नो करंट करंट नो करंट ऐसा होता है। डीसी हालांकि ऐसा होता है। उसमें ये नेगेटिव साइड प्रेजेंट ही नहीं। नेगेटिव साइड प्रेजेंट ही नहीं डीसी। इसके लिए डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो डीसी का एफ क्या हो जाएगा 0 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा इसका मतलब डीसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस भी नहीं होता। तो इंडक्टर करंट डीसी करंट को सपोर्ट नहीं करता। उसमें डीसी करंट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे डीसी करंट क्या हो जाएगा 0 सिंस इसका एफ 0 होता है। एफ 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आया। या तो ऐसे बोल सकते हो कि इंडक्टर विल शो नो इफेक्ट ऑन डीसी करंट। समझे इंडक्टर विल शो नो इफेक्ट ऑन डीसी करंट। इसका कोई उस पर असर ही नहीं पड़ेगा। समझे यही बस इसके लिए यही पढ़ना ज्यादा नहीं पढ़ना है। समझे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है डीसी का इस डीसी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो समझो अगर एक सर्किट ले लिया मैंने एक रेजिस्टर ले लिया और एक इंडक्टर ले लिया और मैंने यहाँ से अपने सोर्स को बोला भाई मेरा जो सोर्स है वो डीसी सोर्स। समझे कौन सा सोर्स है डीसी सोर्स। डीसी सोर्स से समझो आई करंट पास किया। डीसी सोर्स से आई करंट पास। अब यहाँ पे एक दूसरा करंट बैठा है वो है एसी करंट। समझे वो है एसी करंट। यहाँ पे बैठा डीसी आ रहा है यहाँ
इसने इसको फ़ोन किया, भाई रुक मैं भी साथ में चल रहा हूँ, हम दोनों साथ में सर्किट कंप्लीट करें, बोला ठीक है साथ में कंप्लीट करते हैं। तो जो IDC है वो IAC के पास गया, तो IAC ने बोला अरे सुन ना यार, आगे पुलिस खड़ी, क्योंकि ये दोनों को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, क्या करते हैं, तो ये लोग दोनों से लड़ते हैं, बराबर। DC ने बोला सुन, हमें खाली रजिस्टर को मैनेज करना, मुझे ये कुछ नहीं कर सकता, समझे, मुझे इंडक्टर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसकी फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी आती है, इसकी फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, इसकी फॉर्मूला में नीचे क्या आता है, R, इसकी फॉर्मूला में नीचे F आता है, समझा। तो इसकी फॉर्मूला में F आता है, तो मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ, तुझे दोनों से डील करना पड़ेगा, तू देख, मुझे खाली एक से ही डील करना पड़ेगा। तो समझो अगर दोनों इक्वल ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हैं, दोनों इक्वल ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हैं, समझो DC का करंट इसने 10% अपोज किया, या दोनों जन 10% करंट ऑफर अपोज कर रहे हैं दोनों जन, तो DC का कितना ऑपोजिशन होगा 10%, पर AC का कितना होगा 20, क्योंकि AC दोनों को अपोज करता है, AC दोनों से अपोज होता है, AC दोनों से अपोज होता है, पर DC इंडक्टर से अपोज नहीं होता है। हाँ, तो AC ज़्यादा, हाँ मैं तुमको समझाता हूँ, एक इसके होने के बाद ही तुमको समझाता हूँ, देयर इज अ मैथमेटिकल प्रूफ फॉर दैट। हाँ हम मैथमेटिकली बात नहीं करते, लेमैन नहीं, 90 का 10% तो कल 19 हो गया, ऐसा बोल रही है, ऐसा ही बोल रही है। फिलहाल हम मैथमेटिकली बात नहीं करते, हम एज ए होल बात करते। मुझे इसका मतलब समझाना, ना ऐसा कभी होता है 10% समझो, दोनों इक्वल ब्लॉक करेंगे तो दोनों की रजिस्टर का ओम अलग लेना पड़ेगा, इसका अलग लेना पड़ेगा, सब अलग लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंडीशन करेंगे। मुझे खाली समझाना था कि ऑपोजिशन किसको मिलता है किसको नहीं, समझे। तो DC क्या बोलेगा कि मैं तो उससे 10% ऑपोजिशन मिलेगा, तू देखते को ज़्यादा मिलेगा, समझे, तेरा ज़्यादा लगेगा। यही जैसे होता है अपना फ्लाइट में तुम जाते हो तो उधर वजन है किसका, बैग का, ठीक है, हालांकि मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता है, 100 किलो का इंसान 20 किलो की बैग लेके अंदर जा सकता है, 120 किलो हो गया फ्लाइट में, और 50 किलो का इंसान 40 किलो की बैग लेके अंदर नहीं जा सकता, टोटल वजन तो 90 किलो ही हुआ। ये लॉजिक कोई बताता नहीं, दोनों को 7-7 किलो एक्स्ट्रा अलाउड भी है। और उसका लॉजिक ये रहेगा कि जहाँ पे वो स्टोर करते हैं तो उसका लिमिट होगा वजन का, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, समझे। वो तो ऐसा ही हो सकता है, वो भी इंडिया में जुगाड़ निकाल, पहले जुगाड़ नहीं होता। हाँ हाँ एक बात है, पैसे देके एक्स्ट्रा अलाउ कर सकते हैं, तो रिस्क बढ़ जाती है ना, गिरेगा तो देखेंगे उनको, वो तो कमा लेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, समझा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम इतना ही, आगे है एलसीआर में बहुत बड़ा काम है ऐसा, मीनिंग ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो हम जो LCR कल से अब पढ़ रहे हैं, तीनों पैदा हुए हैं करंट को अपोज करने के लिए, पर वो अपने अपने वे में अपोज करते हैं। फिर करंट भी दो टाइप के हो गए, AC और DC। अब AC दोनों से अपोज हो रहा है, DC किसी एक से अपोज हो रहा है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, AC सर्किट। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, AC। हमारे लिए दोनों काम के हैं, इसीलिए तुमने आज तक DC में इंडक्टर पढ़ा ही नहीं, इसीलिए तुमने आज तक DC में इंडक्टर पढ़ा ही नहीं। मैंने कल आपसे पूछा था क्या कि DC इंडक्टर में चलता है, आपने हाँ बोला, इंडक्टर में चलता है। तूने मुझसे पूछा था, आपने बताया था मूविंग चार्ज लगता है इंडक्टर के लिए। हम दो टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी जो करंट पैदा कर सकती है, समझा। इंडक्टर इज अ डिवाइस which will oppose the current। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे रेजिस्टर, सबको कंफ्यूजन दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे रेजिस्टर और इंडक्टर की बात कर रहा हूँ।
these are specific devices which oppose the समझिए जो कल वाला था डाउट मेरे को क्लियर हो गया मैंने क्या जब लेंस का पढ़ा था अभी पूछा दैट इज द थिंग। यहाँ मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डीसी करंट पैदा नहीं कर रहा, यहाँ पे डीसी करंट फ्लो हो रहा। समझ में आया? समझ में आया? डीसी करंट फ्लो हो रहा है, हम उस फ्लो को ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। आया बात समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है। हाँ, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ये प्रूव करता है कि एसी को उसका असर पड़ता है, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और एसी की फ्रीक्वेंसी पर बहुत डिपेंड करेगा कि उसको ऑपोजिशन कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। सेम रेजिस्टर की केस के जैसा, अगर तुम रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे सर्किट में कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट तो करंट क्या हो जाएगा? कम। अगर रेजिस्टर बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और रेजिस्टर कम हुआ तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये हमने सीरीज पैरेलल में देखा हुआ है। यहाँ पे हमको सीरीज पैरेलल तो यहाँ पे हमको तीनों अलग अलग डिवाइसेस का सीरीज देखेंगे, पैरेलल नहीं देखेंगे, सीरीज देखेंगे। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, समझे? तू मिसकंसेप्शन मत रख। यहाँ पे ऑलरेडी पैदा हुआ करंट तो ऑपोजिशन की बात, ये डिवाइसेस है। इंडक्टर, जब मैं टर बोलूं, पीछे आर बोलूं तो डिवाइसेस का नाम ले रहा हूं। जब मैं पीछे सीई यूज करूं या इंडक्टेंस रेजिस्टेंस यूज करूं तो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। समझे? तो फिलहाल मैं अभी बोल रहा हूं कि रेजिस्टर और इंडक्टर एसी को ऑपोजिशन देते हैं, डीसी को ऑपोजिशन ये नहीं देता है, खाली ये देता है। इसीलिए हमने अभी तक सर्किट्स में डीसी नहीं पढ़ा, ओ इंडक्टर नहीं पढ़ा। समझे? इंडक्टर नहीं पढ़ा है। और एसी इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि एसी को बहुत सारे ऑपोजिशंस हो सकते हैं, तो हमको एक सर्किट में सब बनाने पड़ेंगे। रेजिस्टर भी बनाना पड़ेगा, इंडक्टर भी बनाना पड़ेगा, कंडक्टर भी बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो। समझे? ठीक है, क्लियर? व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? ठीक है, तुमको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि एक्सएल क्या है, ओमेगा एल। ये ओमेगा एल कल हमारा आया था, याद है ना? ओमेगा एल कल हमारा आया था, इक्वेशन में खुद आया था, हमने नहीं लाया था। किसी को उसका पहले का स्टेप याद है? ओमेगा एल कैसा आया था? इंटीग्रेट हमने साइन ओमेगा टी को क्या किया था? इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट में जो उसका कोएफिशिएंट था वो नीचे आया, याद है? तुमको समझ में आया कुछ? और मैं बोला नहीं समझा जीरो, पूरा कंटिन्यू ही है कल का टॉपिक पूरा। या तुमको उससे फोन कर लेना चाहिए, वीडियो है तो भिजवा दो। रिकॉर्ड किया ही हमने लगभग आधे से ज्यादा लेक्चर पूरा ही किया है। मेन एलसीआर रिकॉर्ड हुआ था मेरे हिसाब से। हाँ, मेन तो 8:30 चालू हुआ था। तू एलसीआर में थी, रजिस्टर वाले रोम्स का वाले, उसके बाद एलबी को आर, एल और सीसी तुमने किया, एल मैंने कराया। ठीक है, चलो अब इंडक्टिव कैपेसिटी। अब इसी के दम पे इंडक्टिव कैपेसिटी देखो तुम, जब कैपेसिटर पूरा किया ही है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस देख लो, इंडक्टिव रिएक्टेंस देख लिया हमने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस देख लो। तो जो भी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा यहाँ पे सब नीचे पढ़ दिया। वहाँ पे 2πfL पढ़ा या 1/2πfc पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो इसमें एडजस्टमेंट याद है ना? इसमें इंटीग्रेशन का स्टेप तुमको ऐसे आया, ओमेगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट? फिर इसको तुमने ऐसे लिखा
ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको अपॉन में लेके जाना है सर, अपॉन में क्यों लेके जाना है? तुम देखो इनका रिलेशन करंट के साथ इनवर्स में चल रहा है। क्या चल रहा है? इनवर्स में चल रहा है। इनवर्स में कैसे चल रहा है? देखो रेजिस्टर भी आई ई आर, इंडक्टर भी आई ई एक्सएल, तो कैपेसिटर भी आई ई एक्स सी होगा। तो ये सब हमको नीचे चाहिए, फॉर्मेट भी उनका नीचे है, तभी मैं इसको नीचे नहीं लेके जा सकता हूँ डायरेक्टली, तो उसको वरना कौन ओमेगा में नीचे लेके गया, सो दैट क्वेश्चन की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। और हमने 1 ओमेगा सी को यहाँ पे एक्स सी दे दिया। समझे? इसमें पहली इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है, पीछे सब कैरी फॉरवर्ड ही उनकी खाली क्या बड़े बड़े टर्म होते जाएगा और कुछ भी नहीं। जो तुझे क्वेश्चन पूछा वो यही था। हाँ आई नॉट ये नहीं डीसी में कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इंफिनिटी थी। डीसी में कैपेसिटर, हाँ क्योंकि नीचे फ्रीक्वेंसी अपॉन में आ गई। हाँ अंडर। समझे? इसको हाँ एक्सएल एक्ससीआर तीनों रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस तीनों साथ में ही है। सारे V इक्वल टू आया ही तुम्हें, अगर तुम ऐसा ब्रॉड वे में देखोगे सारे V इक्वल टू आया ही तुम्हें। रेजिस्टिव रिएक्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टर ही होगा। देखो अभी अगर ब्रॉडली तुम इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, ब्रॉडली मतलब कैसा ब्रीफली समझो, ब्रॉड में ब्रॉड थिंकिंग रखनी पड़ेगी। ब्रीफली पढ़ना चाहते हो इस चैप्टर में 3 रिएक्शंस का मीनिंग क्या है? जा मैं इधर पढ़ा, ठीक है। हमने बचपन का ओम्स लॉ देखा है, V इज टू आई आर। इसमें से बना I इज टू V बाय आर। अब ये पिक्चर हमारे माइंड में है, ठीक है। यही अगर ये है डीसी के लिए, ये प्योरली डीसी के लिए, इसके लिए प्योरली डीसी, क्योंकि डीसी में करंट होता है, वोल्टेज होता है, कोई पीक और एवरेज नहीं, समझे? क्योंकि डीसी पूरा टाइम पीक पे ही चलता है। डीसी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, डीसी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। आपने ऐसे दिखाया। अरे देख, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तू सारे पीक मार्क कर ले इसके, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गए ना इसके। पर एसी में ऐसा नहीं है ना, एसी में ऐसा नहीं है। एसी में अगर तू इसके पीक मार्क करेगा तो अगर खाली पॉजिटिव देखेगा तो तुझे एक यहाँ तो तुझे ग्राफ कैसा मिलेगा? ऐसा, या एब्सेंट यहाँ ऐसा, यहाँ तुझे ग्राफ ऐसा मिलेगा। अगर खाली पीक मार्क कर रहा है, ये तो क्या है, ये साइनोसॉइडली वेरी होता है करके इसका ग्राफ कर्व बन जाता है। ये साइनोसॉइडली वेरी करते हैं ना, तो साइन के हिसाब से इनके एंगल चेंज होते हैं, समझे? तो डीसी का तो अपना फिक्स है, सब सीधा चल रहा है, समझे? ऑलवेज पीक पे चलता है डीसी। तो जो हमने देखा ये डीसी के लिए देखा था, इसीलिए मैं डीसी में कभी एवरेज करंट या पीक करंट का कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं। और एसी में ऐसा नहीं आया, एसी में एवरेज करंट और पीक करंट का वैल्यू आ गया, समझे? तो मैं पहले जब एसी लेके रेजिस्टर के पास गया, एसी लेके जब मैं रेजिस्टर के पास गया, रेजिस्टर ने बोला भाई तू क्या काम कर, मेरे को पीक वैल्यू इसमें लिख के दे दे सारा। ठीक है भाई, तो पीक वैल्यू में लिखा हमने आई नॉट, यहाँ पे लिखा ई नॉट, यहाँ पे लिखा आर, इसको ऐसे ही रखा, क्योंकि हमने देखा कि रेजिस्टर का असर एसी डीसी पे सेम ही है, दोनों को अपोज करता है रेजिस्टर, तो इसलिए एसी डीसी पे सेम ही है। फिर मैंने बोला कि ठीक है अभी तू इंडक्टर के पास लेके जा। इंडक्टर ने बोला देख तेरा मेरा करंट आई नॉट ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट ही है,
तेरा 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 ऑपोजिशन कौन सा डिवाइस करेगा? तो बोल रहा है जो मेरा ऑपोजिशन है उस डिवाइस का नाम इंडक्टर है। उस डिवाइस का नाम क्या है? इंडक्टर है। जो ऑपोज करेगा दिखता कैसा है? ऐसा स्प्रिंग जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा स्प्रिंग। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी इंडक्शन है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्शन, इंडक्टेंस, सॉरी। पैदा इंडक्शन से होता है, समझे? पैदा इंडक्शन से। प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टेंस। भाई इंडक्टेंस काम क्या करता है? इंडक्टेंस का काम भी करना है ऑपोजिशन। ठीक है भाई, तो अपोज करता है। किसको अपोज करता है? करंट को अपोज करता हूं मैं, करंट को अपोज करता हूं। कौन से करंट को अपोज करता है? दो टाइप के करंट होते हैं, एसी और डीसी। भाई मैं एसी को अपोज करता हूं, डीसी को अपोज नहीं करता। समझे? मतलब तेरा काम भी ऑपोजिशन। अगर तेरा काम भी ऑपोजिशन है तो तू रेजिस्टर ही तो हो गया, बराबर। पर तू सेमी परमिएबल रेजिस्टर, कुछ को अपोज करता है, कुछ को अपोज नहीं करता है। अपन ने बायो पढ़ा हुआ था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, याद है? ऐसा पढ़ते थे हम लोग कि कुछ चीजों को अपोज करना, कुछ चीजों को अपोज नहीं करना। जैसे चाय पीते टाइम चाय पत्ती नहीं अच्छी लगती, पर चाय पत्ती कोई ना चाय भी नहीं बनती, तो चाय पत्ती अपोज हो जाती है। ऑस्मोसिस ही तो है। छन्नी जो करती है वो क्या करती है? फिल्टर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो, छन्नी और क्या है? अदरक वगैरह नहीं निकालती है बाहर, खाली लिक्विड निकालती है बाहर। तो बोलता है भाई तू भी तो ऑपोजिशन है, तो जो भी ऑपोजिशन है वो नीचे बैठेगी, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन करंट के साथ इनवर्स में चलेगा। तू बढ़ेगा तो करंट कम होगा, तू कम होगा तो करंट बढ़ेगा, अगर तू तीसरे को कांस्टेंट रख रहा है तो। ये तो अभी ऐसा मालूम है हम लोगों को। बोला ठीक है भाई हम नीचे बैठ जाएंगे। तो बोला तुम्हारा नाम ओमेगा एल है। बोला यार नाम कुछ चेंज करो, ऐसा मजा नहीं आ रहा। ओमेगा एल ऐसा बार बार कौन बोलेगा? ओमेगा एल, ओमेगा एल। बोले काम करो ऐसा कुछ अच्छा नाम बनाओ। तो बोला कि अच्छा नाम क्या बनाए? सी बनाए। बोला नहीं, सी कैसे बनाएंगे? है ही नहीं, नाम ही नहीं, अल्फाबेट बचे ही नहीं। बोला ठीक है अभी हम ओमेगा एल को आज से क्या बोलेंगे? एक्स सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स सी। तो आई नॉट की फॉर्मूला बन गई ये एक्सएल, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सएल 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 बन गई। तो जो यहाँ पे आर है वो यहाँ पे क्या है? एक्सएल है। यहाँ पे क्या है? एक्सएल है। आई नॉट रहेगा, ई नॉट तो ई नॉट रहेगा, क्योंकि हम एसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं। कौन सर्किट्स की बात कर रहे हैं? एसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं। अभी सेम चले गए कैपेसिटर के पास। कैपेसिटर के पास कैपेसिटर तो हमको पता है करंट को स्टोर करके रखता है, बताया था मैंने। वो फैन चालू होने के पहले स्टार्ट होने के लिए इनिशियल पुश लगता है, करंट लगता है, वो देके वापस खुद ही अपने आप को चार्ज करता है, बराबर। चार्ज करता है, उसके अंदर करंट तो फ्लो होगा ही होगा। अब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो का ऑपोजिशन तो होना ही होना है। अब कैसा होना है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आर पड़ा, यहाँ पे आई पड़ा, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सी। यहाँ पे एल था ना एक्चुअली, जो इसके एक्चुअल नाम वो लिखे ना, इंडक्टर नहीं लिखे। एलसीआर सर्किट है हमारा। पहले आर पढ़ा थे मैं, क्योंकि आर से सब कनेक्ट होगा। हालांकि सर्किट का नाम एलसीआर है, समझे? और अपन बनाएंगे सर्किट में, क्योंकि हम पहले आर कैसे बनाएंगे, इसके बाद एलसीआर नहीं करना है हमको, तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए तो एलसीआर। अब बोला कि एलसीआर को हमारा काम क्या है? बोलता है मेरा काम भी वही है, करंट एसी करंट को पास करना। ठीक है भाई तुम्हारा काम एसी करंट को पास करना है। आजा बताओ तुम लोग क्या करोगे? तो बोला भाई देख मैं क्या हूँ? मैं ऑपोजिशन हूँ। मेरे डिवाइस का नाम क्या है? मेरे डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है डिवाइस का नाम? कैपेसिटर। देखो रेजिस्टेंस वाले का डिवाइस का नाम रेजिस्टर। देखो डिवाइस का नाम क्या आएगा? रेजिस्टर। डिवाइस का सिंबल यहाँ पे क्या आएगा? ऐसे, समझे? इसका ऐसे स्प्रिंग जैसे। इसका डिवाइस तुम मालूम कैसे दिख रहा है? ऐसा, जैसे बैटरी थी पर दोनों सेम रैंक। ठीक है। बोला तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? भाई प्रॉपर्टी है मेरी कैपेसिटेंस। प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस है मेरी प्रॉपर्टी। क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या करता है? ऑपोज करता है। ऑपोज किसको करता है? करंट तो दो टाइप के होते हैं, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। तू किसको ऑपोज करता है बता? हमने पढ़ा है, फिर तुम फॉर्मूला में से देखो, ये है ना फॉर्मूला। दोनों करते हैं।
अब जब डीसी करंट इसमें से पास होगा, जब डीसी करंट पास होगा तो एफ क्या हो जाएगा, 0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो जब डीसी करंट पास होता है तब एक्ससी क्या बन जाता है, मतलब बिल्कुल भी पास होने उसको नहीं देगा। कंप्लीट बॉयकॉट डीसी को। जो डीसी को कंप्लीट बॉयकॉट करेगा वो एसी को थोड़ा फ्रीली मूव होने देगा। क्यों? क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50। फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है, समझा? डीसी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो एक्ससी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी और कम हो गई तो एक्ससी और बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी और कम हो गई तो एक्ससी और बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो ये डीसी को कंप्लीट ब्लॉक करता है, कंप्लीट ब्लॉक। समझे? ये डीसी को क्या करता है, इसमें डीसी को उस पर असर नहीं, ये एसी को ब्लॉक करता है। और ब्लॉक मतलब ऑपोज, ब्लॉक नहीं बोलेंगे, ऑपोज करता है। डीसी पे इसका कोई हाथ ही नहीं है, वास्ता ही नहीं डीसी का, डीसी ऐसा वास्ता ही नहीं। लेकिन ये डीसी को बिल्कुल अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही डीसी करंट आ गया मेरे को इन्फिनिट बनाओ, समझे? जैसे का डीसी करंट आ गया मुझे इन्फिनिट बनाओ, मिमोसा प्लांट जैसे मुझे कोई टच कर रहा है, बंद करना, कोई टच करना ही नहीं चाहिए, समझे? कोई टच करना ही नहीं चाहिए। समझो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तुमको कोई टच कर रहा है वो जल जाए, तो तुम्हारा ऑपोजिशन होगा सामने के तरफ पूरा काम होगा। ऐसे कोई माता की स्टोरी भी है, हाँ, कश्यप वाली पिक्चर में भी दिखी है ना, याद आई। उसकी बहन को कोई हाथ लगा तो वो जल जाता है ना। नहीं, उसकी बहन को कोई हाथ लगा तो वो जल जाता है ना। होलिका उसकी बहन ऐसा था क्या? आप टच नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगा कि उसको कोई टच करेगा तो वो जल जाएगा। All that heat she touches turns fire, वो वर्ल्ड भी होता है। ठीक है, तुम समझे थे क्या है? जैसे डीसी आई कंप्लीट ब्लॉक कर देगा, डीसी को फ्लो होने देगा नहीं, एसी को फ्लो होना चलेगा। ठीक है, तो बोलेगा ठीक है भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोला मैं यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ। बोला नहीं, तुम जो अपोज करो तुम्हें नीचे ही बैठने का। बोला सुनो यार, मैं पैदा यहाँ हुआ था, मेरी जब इक्वेशन बनी ना वो कुछ ऐसे बनी, बनाने वालों ने मेरे साथ इंटीग्रेशन में ऐसे किया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऊपर आ गया। बोला नहीं, तुमको नीचे ही बैठने का, समझे? नीचे ही बैठने का। बोला ठीक है, मैं 1 को लेके नीचे बैठ जाता हूँ, क्योंकि 1 के सामने अगर नीचे बैठूंगा तो मैं ऊपर ही, मैथमेटिकली मैं ऊपर ही हूँ, वो भी सेटिस्फाई, हम भी सेटिस्फाई, समझे? तो ये ऊपर नहीं लिख के नीचे लिखते हैं, तो ये भी लिख सकते। अगर तुम्हें ओमेगा सी मिल गया है तो तुम सीधा मल्टीप्लाई कर देना। न्यूमेरिकल में अगर तेरे पास ओमेगा सी है तो दूसरा मल्टीप्लाई कर देना, अपॉन में नहीं लिखना गधे जैसा, समझे? ये हमने पापी दुनिया के लिए बनाया है ऐसा, क्योंकि सबको नीचे बैठने का है। तो बोला भाई ये तो तेरा तो और गंदा दिख रहा है, इसका तो फिर भी ओमेगा एल था, मेरा तो गंदे से बना कौन ओमेगा सी है, देखो कि नाम देना पड़ेगा। बोला ठीक है, मुझे तुमने उसको एक्सेल दिया है, मेरे को एक्ससी दे दो, फिर फॉर्मूला बन गई E नॉट बाय एक्ससी। अब जो इसके लिए एक्ससी है वो इसके लिए एक्सेल है, जो इसके लिए एक्सेल है वो आर है, वो डीसी के लिए आर है। मतलब ये चैप्टर की समझ नहीं, चैप्टर नहीं जो कल तक मैंने कहा उसकी समझ, समझा? उसको कॉपी करो तो अभी आप हम एलसीआर चालू करें। यही तो मेन स्लाइड है। ये क्या है? ये भी क्या है? ये है टेक्स्ट बुक, मेन स्लाइड ये है। अच्छे से लिखने नहीं आती, समझाया मैंने, बराबर लिखना। सब फिजिकल फैक्टर, यस, ओम्स लॉ में वो सारे फिजिकल फैक्टर्स को कांस्टेंट बोला गया। See, we are learning ideals. उनकी फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, मटीरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, these should depend on, समझा? क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तो उसमें हीट पैदा होती है, वो स्टार्टिंग में काफी साल का यूज होगा।